नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका एकदम खुल के अपनी वाली पे आ गया है और अब जो हालात बन रहे हैं उसके बाद में किसी भी प्रकार के किसी न्यायप्रिय समाधान की उम्मीद करना असंभव है। जो भी अमेरिका कर रहा है उसके बाद कम से कम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में किसी प्रकार की मध्यस्थता करने का अधिकार वो खो चुका है और अब कम से कम उसकी मध्यस्थता में दोनों पक्ष बात कभी नहीं करेंगे। अब जो नया हुआ है उसके बाद कुछ छिपा नहीं रह गया और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एकदम खुली गुंडागर्दी पर अमेरिका उतारू हो गया है। वो कौन से पक्ष हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन सी जानकारियां हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय पर्याप्त स्थितियां हैं जिसमें कि ये तनाव एकदम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका इस आग में घी डालने में लगा हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील एक प्रस्ताव लेकर आया था और उस प्रस्ताव के पक्ष में करीब करीब सभी देश उस प्रस्ताव के पक्ष में थे और वो प्रस्ताव था कि गाजा के अंदर मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र को भेजनी चाहिए। वहां पर जिस भी तरह की परिस्थितियां हैं उसमें मदद करनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र को। इस प्रस्ताव के पक्ष में ये सुरक्षा परिषद में आया था और करीब 15 सदस्य हैं उसके, उस सभी के सभी खड़े हुए थे, लेकिन इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया। जो खबर मैं लगा रहा हूं ये संयुक्त राष्ट्र के अपने पोर्टल की खबर है, उनकी अपनी न्यूज़ है। अमेरिका ने वीटो कर दिया, यानी अमेरिका ने ये कहा कि भाई साहब आप मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र वहां पर नहीं भेजेगा। वीटो क्या होता है? वीटो एक, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एक विशेषाधिकार है, 5 देशों को मिला हुआ है। किसी भी मामले में एक अगर ये अपना वीटो लगा देते हैं तो इनका एक वोट सारे बहुमत पे भारी होता है, फिर वो काम नहीं होगा। तो इस तरह का वीटो अमेरिका ने लगा दिया और इसका मतलब अब वहां पर मानवीय सहायता नहीं जाएगी। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है और एक अकेले अमेरिका ने कहा नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। यानी वहां जो लोग मर रहे हैं गाजा में, उनको मानवीय सहायता ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ कि क्या सारी जानें उन्हीं की हैं जो फिलिस्तीन में रहते हैं, इजराइल में जो लोग मारे गए उनकी जानें नहीं थी। जान तो बहुत कीमती होती है, सबकी कीमती होती है, लेकिन आंख के बदले आंख। महात्मा गांधी कहते थे आंख के बदले आंख अगर जिस दिन दुनिया में शुरू हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है, किसी ना किसी को बड़प्पन दिखाना पड़ता है। आप कहेंगे इजराइल क्यों बड़प्पन दिखाए? तो अब तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से इजराइल को जो अगर थोड़ी भी इंसानियत है, अगर उनके धर्म में कुछ ऐसा सिखाया गया है, उनके माता पिता ने कुछ सिखाया कहीं से भी, और अमेरिका को भी, अब तो बाइडन और खुल के आ गए, ऋषि सुनक भी वहां पहुंच गए आज। इसके अलावा जर्मनी उनके साथ खड़ा हो गया, फ्रांस खड़ा हो गया। तो ये सारे जो दुनिया के डॉन हैं ये इकट्ठे हो गए। अगर जरा भी आप कहते हो हमारे मार दिए, तो भैया अभी जो डाटा आया गाजा का, ये अल जजीरा ने पूरा डाटा इसको पेश किया है और ये ये चिल्ड्रंस इंटरनेशनल, डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल एक संस्था है, उसका डाटा है और वो कह रहा है कि इजरायली फोर्सेस ने अब तक हर 15 मिनट में एक फिलिस्तीनी बच्चे को मारा है। हर 15 मिनट में एक। कब से मारा है? ये मारा 7 अक्टूबर से अब तक। हर 15 मिनट में एक बच्चे का कत्ल कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अल जजीरा, और अल जजीरा कह रहा है डिफेंस ऑफ चिल्ड्रन इंटरनेशनल के हवाले से ये डाटा है। और जितने लोग भी मर रहे हैं उसमें से 3 आदमी मरते हैं, तो उसमें से एक नाबालिग बच्चा होता है। अब तक 3300 लोगों से ज्यादा मार चुका है। कौन मार चुका है? इजराइल। अगर आप डाटा पे थोड़ा सा और जाएं
तो फिलिस्तीन में जो अब तक 3478 लोग मारे गए हैं और 69 लोग ऑक्युपाइड हैं वेस्ट बैंक में। इजराइल के करीब 1403 लोग मारे गए हैं, यानी एक आदमी के मुकाबले 3 को इजराइल मार चुका है। अगर बदले का भी सवाल है तो उसकी अब बदले की आग बुझ जानी चाहिए, अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और कत्लेआम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बात कहेगा कौन? जिन लोगों को ये बात कहनी है वो तो जाके बाइडेन कल बोला है कि हॉस्पिटल पे बम गिरा, इन्होंने गिराया ही नहीं। 24 घंटे के अंदर घोषणा कर दी है, संयुक्त राष्ट्र में कह दिया मानवीय सहायता नहीं जाएगी, हम वहाँ पे कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो प्रतिनिधि थी अमेरिका की, उसने ये भी कहा कि हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इसी तरह से इजराइल को भी रक्षा करने का अधिकार है। यानी ये जो कत्लेआम हो रहा है ये रक्षा है, ऐसा अमेरिका का मानना है। अब तक जो आंकड़ा है घायलों का, 3800 लोग घायल हुए हैं इजराइल के, उसके मुकाबले अभी तक 12,065 लोगों को वह घायल कर चुका है। और वेस्ट बैंक जो है उसमें 1300 करीब लोग ऑक्युपाइड। ये सारे डाटा जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब इंसानियत को जगाने की जरूरत है और इंसानी सहायता के लिए इनकार कर दिया। जैसे मैं कह रहा था कि अमेरिका अब खुल के आ गया है, अपनी वाली पे आ गया है, तो इससे ज्यादा खुल के क्या आएगा? उसने कल अस्पताल पे हमले वाले मामले में फैसला सुना दिया, वो दूसरी पार्टी ने मारा है, बाइडेन खुद जाके सुना रहे हैं। और बाइडेन हाथ में एक कागज जैसा एक लिए हुए हैं, समझ लीजिए टैबलेट है, आईपैड है, जो भी आप मान लें, उसमें उनको लिख के दिया गया है और उसको वो पढ़ के ये बात बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अचानक कैसे अमेरिका का रुख बदला, ये आपने देख लिया होगा। 2 दिन पहले तक अमेरिका कुछ और कह रहा था, पूरा ईसाई दुनिया कुछ और कह रही थी, सब लोग मानवीयता की बात कर रहे थे। एक दिन में कैसे बदला, इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि जो पावर एलीट है अमेरिका का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर एलीट फैमिली मानी जाती है वो रोथशिल्ड फैमिली है, और वो ज्यूज हैं, यहूदी हैं। दुनिया में पता नहीं कितने देशों को युद्ध में पैसा दे चुके हैं। उन्होंने अपना बैंकिंग सिस्टम पे ऐसा कब्जा किया हुआ है कि आप 1 रुपए का ब्याज भी देते हैं तो उसमें भी उनको कुछ ना कुछ मिलता है। वो एक अलग कहानी है, उस पर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत रोचक वीडियो है। और वो फैमिली चीजों को इन्फ्लुएंस करती रहती है। पंडित नेहरू लिख के गए हैं, क्योंकि जब इजराइल बन रहा था तो उसके खिलाफ वोट किया था भारत ने, और भारत को रोकने के लिए बहुत सारे धन का, दूसरी चीज़ों का और पावर एलीट ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। लेकिन पंडित नेहरू झुके नहीं थे, तब लोग अमेरिका के ट्यून पे नाच नहीं करते थे। वो लगातार आप देखें, चीन का अफीम युद्ध हो, 1857 के विद्रोह की बात हो, अम्बाला छावनी में जो कत्लेआम हुआ, माऊ माऊ का विद्रोह हो, फिलीपींस के विद्रोह हो, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया का हो, अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई हो, अमेरिकी निवासियों का, लोगों का विद्रोह हो, इसके अलावा हैती और कैरिबियाई देशों में लोगों की आवाज़ हो, और अफ्रीका के देशों में आज़ादी का संघर्ष हो। यानी जहाँ पे भी आम जनता, जिनको कुली कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं अंग्रेज लोग, जिनको अपमानित करते हैं, जब जब जनता ने आवाज़ उठाई है, जब जब जनता ने मुंह खोला है, इस पूरी जो यूरोपीय कौम है, इसको वामपंथियों की भाषा में कहें तो ये गुंडे जो हैं, इन्होंने उसको कुचला है और बुरी तरह से कुचला है। और इस बार भी फिलिस्तीन के मामले में ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र से अगर गाजा पट्टी में सहायता आ जाती तो इसमें अमेरिका का क्या जा रहा था, लेकिन वो तड़पते हुए देखना चाहता है। और लोगों का काम करने का तरीका ये होता है कि इतना तड़पाओ, इतना डराओ कि सालों साल गर्दन उठाने की भी ना सोच सकें। इनकी जगह कदमों में है और ये कदमों में ही रहने चाहिए। और जब भी दुनिया में, मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, जो बोलता है, आवाज़ उठाता है, उसको कुचल देते हैं। लेकिन विरोध फिर भी हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ लेबनान में पुतला फूंका गया अमेरिका का, और अमेरिका के जबर इजराइल में भी बहुत सारा
अंदर ही अंदर एक विरोध है। जो इजराइल के लोग इजराइल के बाहर रहते हैं वो अमेरिका को इसके लिए कोस रहे हैं। सऊदी ने भी ब्लिंकन को जलील करके लौटा दिया था और 3 और भी देश हैं जिन्होंने इनको ये एक झटका दिया है। ईरान ने साफ बोल दिया है कि ये इजराइल है उसके राजदूतों को अपने देश से निकाल दीजिए और तेल के लिए भी तरसा दिया जाए। अब ये देखिए, कहा तो है लेकिन करेगा इनमें से कोई नहीं। मैं कल भी बोल रहा था, क्योंकि ये सब लोग पब्लिक जेस्चरिंग कर रहे हैं और अपने से मतलब, अपने देश के लोगों से मतलब मजलूबों और बेकसूरों के लिए कौन लड़ता है। कुछ लोग कहेंगे हमास में भर्ती हो जाओ, कुछ लोग कहेंगे आप भी चले जाओ। भाई मेरे को उनसे रिश्तेदारी नहीं है, ना मेरा कोई धार्मिक जुड़ाव उनके साथ में, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। एक आतंकवादी घटना हुई, एक आतंकवादी संगठन ने हमला किया, उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आप आम लोगों को कत्लेआम कर रहे हो ताकि किसी की हिम्मत ना हो सके। आप देखिए, इजराइल ने ही कहा था ना कि उत्तरी गाजा पट्टी खाली करके नीचे के इलाके में आ जाओ। अब नीचे के इलाके में आप मिसाइल क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके मारना चाहते थे क्या? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग जगहों से जितनी भी खबरें आ रही हैं बहुत परेशान करने वाली हैं, निराश करने वाली हैं। हालत यह है कि इसके बीच में कोई भी बोल भी नहीं सकता। मैं आऊंगा अभी कि किस तरह से ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक पूरी दुनिया के लिए होता जा रहा है। और एक एग्रीमेंट हुआ है इजिप्ट के साथ में कि भैया जो इजिप्ट है वो अपनी सेना से सहायता को जाने दे, आप अपनी सीमा से। जिस देश के अंदर गाजा है, भले वो फिलिस्तीन का मामला हो, लेकिन दादागिरी ताकत किसकी चलती है, नियम किसके चलते हैं? इजराइल के। वो मानवीय सहायता नहीं दे रहा है और गाजा पट्टी के नीचे वाला जो चौकोर हिस्सा उसकी तरफ से थोड़े से जगह बचती है इजिप्ट की, वहां से अब सहायता के ट्रक घुसाए जाएंगे, ऐसा कोई समझौता हुआ है। लेकिन ये वो बातें हैं, वो खबरें हैं, वो जानकारियां हैं जो मुझे और आपको पहुंच पा रही हैं। आप जानते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं या जो बातें हम सब लोग यहां दुनिया भर में कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत बड़े खतरे मोल लेकर कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से बहुत हार्डकोर सेंसरशिप है कि इजराइलियों की बातों को पहुंचने ही नहीं दे रहा है। जब लोकतंत्र होता है ना, वो तभी चलता है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। कैसे जरूरी है हमारे देश में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं अगर सरकार की किसी चीज से सहमत नहीं हूं या मेरे इलाके के लोग सहमत नहीं है कि मेरे घर के ऊपर से सड़क निकाली जाए, हम लोग धरना दें, तो हमारे पास सरकार का आदमी आके हमारा प्रतिवेदन लेकर जाए और उस पर विचार हो कि भाई ये लोग ये चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जनता जो मांग कर रही है वो ही सही मांग हो, लेकिन जनता को अपनी मांग के लिए दबाव बनाने, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं लोकतंत्र में, जैसे किसानों का आंदोलन था, और उस पे उस आवाज को लोगों तक पहुंचाने का लोगों को अधिकार है। अगर आप उनके मुंह पे पट्टी बांध देंगे, उनके बोलने पर रोक लगा देंगे, उनको सड़कों पर नहीं उतरने देंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो पता है क्या होता है? लोगों का जो अहिंसक तरीके, महात्मा गांधी दुनिया को क्या देखे गए? सबसे बड़ी चीज ये देखे गए, भैया आपकी मांग नहीं मानी जा रही है, आप अनशन पे बैठ जाओ। आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आप मौन हो जाओ, धरना दे दो। इसके बाद सरकार सुनेगी, आपको मनाएगी। अब लेकिन हमारे देश में ऐसा दौर आ गया है, करते रहो आंदोलन, सरकार ध्यान ही नहीं देती है। बहुत सारी चीजें हमने देखी है, यहाँ से वहां तक मैं इस वीडियो में जिक्र करने का विषय नहीं है, लेकिन वहां पे भी यही हुआ है। फिलिस्तीनियों की मांगों को लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, उनकी बात नहीं पहुंचना चाहिए, उनका गला घोंट देना चाहिए, इसके पूरे प्रयास किए गए। ये जो सोशल मीडिया आप देखते हैं, जो हमारे देश में जो आज़ादी दिखती है कि बोलने की, भैया हम बोल पा रहे हैं, वरना चैनल सारे के सारे कहाँ बैठे हुए हैं, वो सोशल मीडिया भी फ्री नहीं है। आपको पता है 21 दिन का ये मेरे चैनल बंद हो चुका है एक बार, कोविड के दौर में। इंस्टाग्राम ने बाकायदा जो फिलिस्तीन को समर्थन करने वाली पोस्ट थी उनको सेंसर किया था, इस तरह के आरोप लगे थे। अभी हाल में अल जजीरा का जो एंकर है उसकी प्रोफाइल कहां से मेटा ने डिलीट कर दी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। इसके अलावा ये पूरी आज की खबर नहीं है, पिछले साल से चला आ रहा है। मेटा ने बाकायदा सेंसरशिप लगाई और
फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों का हनन किया। ये 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें बाकायदा बताया गया, सितंबर 2022 की रिपोर्ट है। आप समझ रहे हैं ना हमास कैसे बनता है। आज फिलिस्तीन पे हम सब चर्चा कर रहे हैं, तो ये हालात एक धरना देने से भी बन जाने चाहिए थे, नारेबाजी से भी बन जाने चाहिए थे। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना होने के बाद क्यों बन रहे हैं, ये हम सबका भी एक तरह से देखा जाए तो अपराध है। और ऊपर से सबसे बड़ा अपराध ये कि जो लोग वहां फिलिस्तीन के पक्ष में बात करते हैं, उनकी बातें आप दुनिया तक नहीं पहुंचने देंगे। चैनल के एंकर को आप अकाउंट आपने बंद कर दिया। आप पिछले साल पहले ह्यूमन राइट पे बुरा असर पड़ा मेटा के एक फैसले से, और मेटा ने बाकायदा रोक दिया, सेंसर कर दिया, फिलिस्तीन की मांग उठाने वालों की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। ये आपके साथ में हमारे यहाँ पे भी इस तरह के मेटा की शिकायतें आती रहती हैं। मेरा अकाउंट पहले हैक हुआ, चोरी हुआ, उसका उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फेसबुक का अकाउंट, लाखों लोग थे उसके, करीब 100 करोड़ उसके व्यूज हो चुके थे पूरे मिला के फेसबुक पेज के। अभी दूसरा फेसबुक पेज बनाया है। इसके साथ साथ फिलिस्तीन की पोस्ट को गाजा वॉर के दौरान भी सेंसर किया गया। ये भी सितंबर 2022 की रिपोर्ट है, जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट के जरिए पता चला। यानी किस तरह से वहां हो रहा होगा, अंदाजा लगा लीजिए। ट्विटर ने जो पब्लिक ग्रुप थे फिलिस्तीनियों के, उन सब को ब्लॉक कर दिया। इसको लेकर, ये फरवरी की बात है, इसको लेकर भी लगातार बातें उठती रही हैं। इसके अलावा फिल्में, जो प्रो फिलिस्तीनी फिल्में थी, उनको उनका गला घोट दिया गया और उनकी एग्जीबिशन नहीं होने दी गई। ये मैं आपको वो जानकारियां बता रहा हूँ जो हमारे बीच में पब्लिक डोमेन में हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद असाफ हैं और अना दम्मी हैं, उन्होंने एक गाना बनाया था फिलिस्तीनियों के समर्थन में, और उस गाने को रिमूव कर दिया गया स्पॉटिफाई से। इंस्टाग्राम, ट्विटर बहाने बनाते हैं कि ग्लिच आ गया था हमारे में, इसलिए हमने जो है वो हमारे यहाँ से कंटेंट उड़ गया। आप सोचिए कि किस तरह से आपका कैसा ग्लिच था जो एक ही विचारधारा को असर डालता है। तो पूरा ये जो वेस्टर्न कॉकस है ना, वेस्टर्न वो है, दादागिरी है। ये दादागिरी किस तरह से लोगों को झुकाकर चलती है, इससे आप अंदाजा लगा लेते हैं। और तो और फिलिस्तीन की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच में फेसबुक पे क्या जाना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए, इसको लेकर बाकायदा इजराइल की सरकार ने फिलिस्तीनियों के आंदोलन को कुचलने के लिए फेसबुक के साथ टाई अप किया। फेसबुक ने एक कोलैबोरेशन किया। यह जो हेडलाइन लगा हुआ है द इंटरसेप्ट का, इसमें लिखा हुआ है फेसबुक इज कोलैबोरेटिंग विद द इजरायली गवर्नमेंट टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी सेंसर्ड। और ये आज की खबर नहीं है, पुरानी खबर है। पहले से ही फेसबुक सब जगह से सेंसरशिप लगा रहा था। पब्लिक पॉलिसी 2023 में जनवरी में अपॉइंट किया गया। पब्लिक पॉलिसी एक अधिकारी होता है जो जिस तरह की नीतियां होती हैं किसी भी संस्था की, कंपनी की, उस पे वो जनता से जुड़ी हुई जो नीतियां होती हैं उन पे वो फैसले लेता है। और पब्लिक पॉलिसी भारत में भी थी, जिसके बारे में एक पूरा एक स्कैंडल आया था किस तरह से बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने हेट मॉन्गरिंग वाले, हेट स्पीच वाले बहुत सारे पोस्ट को नहीं हटने दिया था, जो फेसबुक के भी नियम के खिलाफ थे। अनखी दास उनका नाम था, बाद में उनका इस्तीफा हुआ। तो इजरायली गवर्नमेंट के साथ में एक पब्लिक पॉलिसी बनाया गया जो कि इजरायली सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ये 13 जनवरी 2023 में, इसी साल की खबर है। इन सारी खबरों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि लगातार ये तैयारी चल रही थी कि किस तरह से फिलिस्तीन को और गाजा के लोगों को घोंट दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का मौका नहीं दोगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उस पे रोक लगा दोगे, अमेरिका जैसे देश जो सबको कंट्रोल करते हैं, यूरोप जिसको कंट्रोल करता है, आपने देखा होगा किस तरह से फेक और झूठी खबरें लगातार यूक्रेन वॉर में उड़ाई गई। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि बीबीसी ने माफी मांगी है ये कहने के लिए
कि जो फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, उनको बीबीसी ने कह दिया कि हमास के समर्थन में। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी हमास के समर्थन में नहीं थी। फिलिस्तीन के समर्थन में बात करने वालों के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी। तो पूरा जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो भी सेंसरशिप लगा रहा है। फिलिस्तीन मनमाने तरीके से किस तरह से इसको ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तक कर दिया कि भाई इस इलाके में वो लोग रहते हैं फिलिस्तीन के, तो इसको घेर दो। दोयम दर्जे के नागरिक ये इधर रहते हैं, जैसे कि वो हमारे देश में नैनीताल में अगर आप जाएं तो एक ऊपर वाली सड़क है, एक नीचे वाली सड़क है मॉल रोड पे। नीचे वाली गुलाम भारतीयों के लिए था, ऊपर अंग्रेज लोग चलते थे। ग्रेडिंग करना आदमियों के बीच में। इसी तरह फिलिस्तीन के अंदर इजराइल ने किया हुआ था, कौन से वेस्ट बैंक वाले हिस्से में, और ये सब हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पावर एलीट, उनकी गुलाम सरकारें, और वो मिलके मनमानी कर रहे हैं। अगर मनमानी ना करते होते तो आज दुनिया शांति की अपील कर रही होती। इस वीडियो को 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का बनाया जा सकता है। इतने सारे उदाहरण दोहरेपन के मौजूद हैं। एक मामले में कुछ रवैया, दूसरे मामले में कुछ रवैया। एक मामले में वो आज़ादी की लड़ाई हो जाती है, दूसरे मामले में वो आतंकवाद हो जाता है। लेकिन इन पूरी पंचायतों के बावजूद हमको जो तकलीफ है वो इस बात की है, और होनी चाहिए, और किसी भी डेमोक्रेसी को दुनिया में होगी, कि अगर कोई किसी मामले पर असहमति रखता है, उसे अपनी असहमतियां जताने का हक होना चाहिए। और असहमतियां सामने आने से ही समाधान निकलते हैं। अगर लोगों की बोलने की आज़ादी छीन लोगे, आंदोलन की आज़ादी छीन लोगे, तो हमास जैसे परिणाम सामने आते हैं। एक तो ये सीख है। दूसरी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ हमास को, दूसरा, अमेरिका जैसे लोगों का जो चरित्र है उसमें कहीं नैतिकता नहीं, और उसके पूरे के पूरे व्यवहार में कहीं पे भी इंसानियत नहीं है। और ये उसने फिर दिखाना शुरू कर दिया खुल्लम खुल्ला। अब कितने लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, क्या करेंगे? जिन लोगों ने बाकायदा प्रस्ताव लेकर आए थे सुरक्षा परिषद में, उनका प्रस्ताव वीटो हो गया, उन्हीं की आवाज़ बेचारों की बंद है। बहरहाल जो भी है, हर 15 मिनट में एक बच्चा मर रहा है, अल जजीरा बता चुका है, और ये मरना जारी रहेगा जब तक रुकता नहीं है। तो इसके लिए आवाज़ उठानी जरूरी है। आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की जानकारियाँ हम साझा करें, एक दूसरे को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।